हेलो एवरीवन, दिस इज मी अंकुर दुबे और अनअकैडमी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, अनअकैडमी ने एक सेशन निकाला है जिसका नाम है एक मुलाकात सफलता के साथ। तो मैं आपको उन सभी सफल हस्तियों से रूबरू कराने वाला हूं जिन्होंने अपनी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर कर एक सफलता के मुकाम को हासिल किया। तो ऐसे ही एक हस्ती आज हमारे साथ मौजूद है इस सेशन की शुरुआत करने के लिए, भोपाल शहर के एसएएफ डीआईजी श्री दीपक वर्मा जी। सर, मैं अनअकैडमी की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जो आपने इस समय भी अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। थैंक यू। सर, मेरे और मेरे मेरे जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स के बहुत सारे सवाल होते हैं कि अगर हम डीएसपी बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, तो हमारी लाइफ कैसी होगी, पुलिसिंग क्या होती है, किस तरीके से हमें स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कि हम एक बार में सिलेक्शन ले लें। तो सर, आप आईपीएस होने के साथ साथ आपने अपने बेटे का भी डिप्टी कलेक्टर में चयन करवाया है प्रथम प्रयास में, तो जो कि सर एक बहुत ही अच्छी बात है, शायद ही ऐसा कहीं देखने मिलता है। तो सर, आज मैं सारी उन रणनीति के बारे में जानना चाहता हूँ कि जिनको आपने फॉलो किया और साथ ही साथ आपने अपने बेटे का मार्गदर्शन किया। तो सर, पहला मेरा जरूर। ये सवाल है स्टार्ट करने का कि आपका सर बचपन किस तरह से था? बचपन जैसा कि एक आम मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों का बचपन होता है, वैसे ही मेरा बचपन था। जी। मेरे दादाजी एक सेवानिवृत्त शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल थे जी। और हम एक बहुत छोटे से शहर मध्य प्रदेश के पन्ना में रहते थे। मेरे घर के पास जंगल हुआ करता था। मैं अपने दादाजी के साथ रोज सुबह, हमारे पास दो तीन गायें थी, गायों को लेकर जंगल में जाता था। वहां जाने के कारण मेरा नेचर के प्रति प्रेम डेवलप हुआ। लौट के हम आते थे। लौटने के आने के बाद होमवर्क वगैरह करता था, स्कूल जाता था। स्कूल के बाद शाम को भी हम खेलने के लिए जंगल के पास एक ग्राउंड था जहाँ आसपास तालाब और झरने हुआ करते थे। पन्ना एक बहुत सुंदर शहर है जिसमें कि तालाबों और झरनों की भरमार। तो वहां हम खेलने जाते थे। तो वहां हम जंगली जानवर पर तितलियां इनके संपर्क में रहते थे और लौट के आके फिर अपना होमवर्क हो जाते थे। एक आम मध्यम वर्गीय वर्ग, और बाकी जो घर के सारे काम थे वो हमको करने पड़ते थे। बीइंग बच्चे होने के नाते हम घर के वो सारे काम करते थे, सामान लाना, आटा पिसाना, छोटे छोटे काम जो भी घरों के होते हैं वो हम सब अपनी पढ़ाई के साथ किया करते तो सर, उस समय तो प्राइवेट स्कूल हुआ भी नहीं करती थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मिथ होते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कभी भी मतलब कि इतनी बड़ी पोस्ट पर नहीं जा सकते हैं, सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स का हमें पढ़ना जरूरी है। क्या ये सही है सर? नहीं, मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ा मिथ है और लोगों को अपने दिमाग से बात निकाल देना चाहिए। मैं स्वयं भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। सरकारी स्कूल में ही मैंने 12वीं तक की और कॉलेज तक की और अपना एमएससी लेवल तक की सारी शिक्षा मैंने सरकारी स्कूल में प्राप्त की है। आज की स्थितियों में तो स्कूल काफी बेहतर हो गए हैं। उस समय जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो ये सुविधाएं जो आज उपलब्ध हैं वो भी उपलब्ध नहीं हुआ करती। इसके बाद भी हम उसी स्कूल में पढ़े, उसी स्कूल से अपनी पढ़ाई पहली से लेके और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की और आज आपके सामने है। तो सर, ये पहला ख्याल कब आया था आपके जहन में कि हमें पीएससी निकालना चाहिए? कब आपने सोचा था सर ये? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हम एक बहुत छोटे से शहर में रहते थे और मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे, तो ये मन में एक एक वहम भी मिथ जो कई लोगों के दिमाग में आज भी होता है, वो मेरे दिमाग में भी था कि पीएससी बहुत बड़ी चीज है जो हम जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है और इसमें बहुत मेहनत लगती होगी, या इसमें जो बड़े लोग हैं, बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, वही सिलेक्ट होते हैं, वही दिमाग मेरे दिमाग जी। में। मैंने अपना एमएससी यूनिवर्सिटी ऑफ सागर से किया और मैं यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा। गोल्ड मेडल मैंने वहां से केमिस्ट्री में प्राप्त किया। उसके बाद मुझे तत्काल ही कॉलेज में लेक्चरशिप मिल गई। मैं एक बहुत रिमोट एरिया में, जब छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रुप में कॉलेज में रहा, उस साल मैंने कॉलेज में काम किया। कॉलेज में काम करने, नौकरी करने के बाद मेरा चयन बैंक में हो गया। मैंने बैंक में कुछ दिन जॉब किया। उस समय तक मेरे दिमाग में यही मिथ हावी था। मेरे कई लोग, मेरे मित्र, मेरे कई रिश्तेदार, मेरे माता पिता बोलते थे कि पीएचडी के लिए ट्राई करो। तब मुझे लगता था कि नहीं, ये अपने बस की बात नहीं। फिर पिछले एक दो सालों में मैंने देखा कि मेरे आसपास के लोग, मेरे मित्र जो कि उसी बैकग्राउंड से आते थे, उनका चयन पीएचडी में हुआ। तब फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी एक बार कोशिश करनी चाहिए। और मैंने पहली बार कोशिश की और अपने पहले ही प्रयास में मैंने डीएसपी के पद पर सफलता प्राप्त ये तो सर बहुत कम देखने मिलता है कि पहले ही प्रयास में एक ही बार में सफलता मिल जाए। तो सर, आज जो आपने कंपटीशन देखा है, आपने अपने बेटे का मार्गदर्शन किया है और उनको भी पहले ही प्रयास में आपने डिप्टी कलेक्टर का पद दिलवाया है। तो सर, जब आपने एग्जाम दिया था और आज के जो एग्जाम्स हैं, इसमें लेकर कितना कंपटीशन और कितना डिफरेंसेस आपको देखने मिले हैं? अंकुर जी, पहले तो मैं क्लियर कर दूं आपको कि मैंने अपने बेटे को पद दिलवाया नहीं है। जी। उसने इस अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी हिम्मत और
जी तोड़ मेहनत से उस पद को हासिल किया है। हम किसी को कोई पद दिला नहीं सकते हैं, हम उसको एक मार्गदर्शन दे सकते जी हैं, सर, वही रास्ता बता सकते हैं कि वो जाना। जी, बस वही मार्गदर्शन से चाहिए कि आपने कैसा उनका मार्गदर्शन किया था कि जो इतने बड़े पद पर, इसके लिए सर हर एस्पिरेंट्स 4 बार 5 बार प्रयास करते हैं और कई बार वो नाकाम हो जाते हैं। तो आपका मार्गदर्शन क्या रहा सर कि उन्होंने प्रथम प्रयास में इतना बड़ा एग्जाम भी क्वालिफाई किया और साथ ही बहुत अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई किया सर? का उत्तर दे दूं कि उस समय कंपटीशन की जो आपने बात की है, कंपटीशन हमेशा रहता है जी। कई बार ये बात आप जो कर रहे हैं, कई लोग ये बात करते हैं कि साहब अब बहुत कंपटीशन हो गया है, उस जमाने में कंपटीशन नहीं हुआ करता था। भाई उस जमाने में भी बच्चे थे, पढ़ने वाले थे, प्रतिभाशाली थे, मेहनती बच्चे हुआ करते थे जो किसी न किसी ऊंचे मुकाम को हासिल करना चाहते। तो कंपटीशन हमेशा रहा है। जिस साल मैंने पीएससी दी, पीएससी में डिप्टी कलेक्टर से लेकर सब जेलर तक के जो पद होते हैं उसमें कुल मिला के 100 के पद के आसपास थे, और उस जमाने में भी लगभग 1.5-2 लाख उस पद 2 लाख लोग उस पद के लिए कॉम्पीट किया करते थे। तो ये दिमाग से हमको निकाल देना चाहिए, कॉम्पिटिशन अब टफ हो गया है। कॉम्पिटिशन हमेशा रहा है, जब भी कोई पद निकलता है उसके लिए कॉम्पिटिशन हमेशा रहता है। मैं आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दूं, बेटे के। मेरा बेटा जो है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, उसने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग करने का उसने गेट क्वालिफाई किया, गेट क्वालिफाई करके वो एमटेक कर रहा है। मैंने उसको कभी नहीं कहा कि तुम किस रास्ते पे जाओ। एमटेक करते करते उसके दिमाग में विचार आया कि मुझे इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जाना है, मैं सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको जरूर कहा, जब उसके दिमाग में पहली बार आया कि आप जो रास्ता चुन रहे हो तो बहुत कठिन रास्ता है, क्योंकि ये इस रास्ते पे जाने के बाद हजारों लाखों लोग इसमें बैठते हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका चयन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी व्यक्ति बैठता है वो पूरे तरीके से जी तोड़ मेहनत करता है। फिर भी उसने फैसला किया कि मुझे नहीं पापा, मुझे इसी लाइन में जाना है और मैं तैयारी करना चाहता हूँ। फिर हम लोगों ने एक प्लान बनाया। प्लान ये बनाया कि सिलेबस को सामने रखिए, सिलेबस के हिसाब से आप बुक्स, इंटरनेट और जो भी उपलब्ध रीडिंग मटेरियल है उसको अपने पास रखिए, और फिर उसको पढ़ के समझिए, और समझने के बाद उसको नोट्स बनाइए। ये मैंने उसको सबसे पहले बताया। उसने हर टॉपिक वाइज बुक्स पढ़ी, बुक्स, इंटरनेट का सहारा लिया। इंटरनेट पर ढेरों सामग्री उपलब्ध है, अगर हम चाहें तो उसका सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं। जो रीडिंग मटेरियल उसको मिला वो जहां से ला सकता था वहां से लाया, और फिर उसने अपने स्वयं के नोट्स तैयार किए। लगभग उसने अपने एमटेक करते करते अपने को नोट्स तैयार करने में उसने बहुत समय दिया। कहीं भी उसको नोट्स तैयार करने में कोई दिक्कत आती थी, कोई क्वेश्चंस उसको पूछने रहते थे, कोई डाउट्स उसके लिए होते थे, तो मैं उसकी मदद करने को हमेशा तैयार रहता था। तो इस तरीके से उसने अपने पहले नोट्स तैयार किए। दूसरी बात जो मुझे सबसे बड़ी पीएससी के साथ उसके लिए लगती थी कि वो शुरू से इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट रहा है। तो निश्चित रूप से हम आज देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हिंदी में बहुत कमजोर होते हैं, और हिंदी जो है पीएससी का मेन बेस है। इसमें कि 2 पेपर होते हैं, आपको ग्रामर से लेके ऐसे तक, आपको वोकेबुलरी, आपके पास थॉट्स होने चाहिए, तब आप हिंदी क्लियर कर सकते हैं। तो मैंने उसको ये कहा कि चूंकि तुम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हो, तुमने 8वीं के बाद उसने हिंदी नहीं पढ़ी थी, तो आप हिंदी पे फोकस ज्यादा करो। उसने अपने बाकी के नोट्स के साथ में हिंदी के ऊपर फोकस किया। हम लोगों ने हिंदी पर चर्चा की, हिंदी के नोट्स बनाए, हिंदी के ऐसे लिखे, और लिख लिख के हिंदी की प्रैक्टिस की, क्योंकि हिंदी की राइटिंग भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की आप देखते हैं कि फ्लो नहीं आता है। उसने काफी मेहनत किया उसने उस हिंदी को प्रिपेयर करने के लिए। एथिक्स के पेपर के लिए हम लोग जो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि एथिक्स में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके सॉल्यूशंस कहीं नहीं। सर थोड़ा सा इशू हुआ है सर शायद आपके उसमें। तो थोड़ी सी शायद कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हुई है सर आपकी साइड से। था वो बी करने के बाद गेट क्वालिफाई करके एमटेक कर रहा था। उसी ने डिसाइड किया है कि उसको क्या करना है। जब मैंने उसको जरूर बताया कि ये कठिन रास्ता है, यहाँ पे बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, और इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि आप सिलेक्ट हो ही जाए, जब तक कि आप, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा रहता है। उसने कहा नहीं पापा मैं मेहनत करूंगा, और उसने मेहनत शुरू की। फिर हम लोगों ने सिलेबस सामने रखा, सिलेबस के आधार पर फिर उसको सिस्टमेटिक ढंग से कहा कि टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए, बुक्स मार्केट में उपलब्ध हैं वो देखिए,
इंटरनेट पर जो मटेरियल है वो देखिए और रीडिंग मटेरियल वो देखिए। उसने इन तीनों बातों को फॉलो किया। हर टॉपिक के बाद उसने कुछ बुक्स डिस्कस की, कुछ इंटरनेट से मटेरियल निकाला। इंटरनेट पे प्रचुर मात्रा में मटेरियल उपलब्ध है, परंतु सही ढंग से हमको उसको खंगालने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद उसने अपने नोट्स तैयार किए, हर टॉपिक पे उसने नोट्स तैयार की। कहीं भी उसको दिक्कत आती थी तो उससे वहां पे पूछ लिया करता था। दूसरा मैंने बताया कि वो मेरा बेटा जो है वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट था और 11th क्लास के बाद उसने हिंदी नहीं पढ़ी थी। मुझे सबसे ज्यादा डर था कि पीएससी में जो है, क्योंकि हिंदी बेस है, हिंदी के 2 पेपर होते हैं जिसमें कि क्लियर करना सबसे टफ होता है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो हमने हिंदी पे ज्यादा फोकस किया। उसको हमने हिंदी के ग्रामर, लेख और वोकेबुलरी वगैरह के लिए उसको बुक्स पढ़ना, हिंदी की बुक्स पढ़ना, हिंदी की बुक्स लगातार पढ़ते रहना, ये उसको बताया। जिसके हिसाब से उसने प्रतिदिन हिंदी की तैयारी हम लोगों ने शुरू की। हम हिंदी का डिस्कशन प्रतिदिन किया करते थे। इसके बाद जब वो नोट्स तैयार कर लेता था, उसको कहीं डाउट्स आते थे तो वो मुझसे उसको डिस्कस किया करता था। आज जैसे आपको पता है मैं भोपाल में पोस्टेड था, यहाँ पे मुझे समय बहुत कम मिलता था। फिर भी जो 1-2 घंटे का समय हमको मिलता था घर में, तो मैं उसके साथ टॉपिक वाइज चीजों को डिस्कस किया करता था। उसके जो डाउट्स होते थे उसको मैं मन से निकाल दिया करता था। कुछ चीजें ऐसी भी होती थी जो कि मेरी नॉलेज में भी नहीं होती थी, तो उसको फिर मैं अपने ज्ञान से, इंटरनेट से कहीं से जानकारी निकाल के उसको बताया करता था। दूसरा बात सबसे लास्ट मैंने उसको ये कही कि कुछ भी चीजें हों लिख के प्रैक्टिस करिए। पीएससी में जो मैंने देखा है और जो मुझे फीडबैक ये मिलता है कि मेंस में बच्चे आता सब कुछ है पर लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आपको 3 घंटे के अंदर उसके आंसर लिखने पड़ते हैं और 10 मिनट 15 मिनट भी आपको एक्स्ट्रा नहीं होते हैं। तो उसको मैंने लिख लिख के प्रैक्टिस करने को कहा। उसने लिख लिख के प्रैक्टिस किया। हम लोग कई बार क्वेश्चंस में बनाता था, मेंस के लिए कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस बनाया, फिर उसने क्वालिफाई किया। फिर वो घड़ी को ऑन करके हम 3 घंटे में उसके लिखने की प्रैक्टिस किया करते थे। तो लगातार लिख लिख के उसने प्रैक्टिस किया। कई बार तो उसकी उंगलियां इतनी दुखने लगी थी कि फिर एग्जाम के 15 दिन पहले मैंने उसको कहा कि अब तुम बंद कर दो उसको लिखना, नहीं तो आगे जाके तुमको एग्जाम में दिक्कत आएगी। तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़े। जब इंटरव्यू का समय आया, उसने मेंस क्वालिफाई किया। तो इंटरव्यू में जो चीज कितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते थे, लगभग हम लोगों ने 1000 क्वेश्चंस तैयार किए होंगे। पढ़ाई, बैकग्राउंड, नाम, शहर, कहाँ के रहने वाले हैं और कितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते थे। फिर हम लोग उसको मॉक इंटरव्यू करते थे बैठ के और एक कोशिश करते थे कि वो, चूंकि पहली बार वो बच्चा किसी इंटरव्यू में अपीयर हो रहा था, बड़े प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू देने जा रहा था, तो उसको कोई डर नहीं लगे, उसके मन से डर निकालना। तो उसको एक साइकोलॉजिकल ढंग से भी हमने ट्रीटमेंट किया कि आप अभी युवा हो, आपको ऐसा नहीं है कि यदि आप सफल नहीं हो गए तो आगे कोई रास्ते बंद हो जाएंगे। ये सोच के जाइए कि आपको जो आता है अच्छे से दीजिए। और इस प्रकार हम लोगों ने प्रैक्टिस किया और ये मैं अपने दोस्तों का, आप जैसे लोगों का, भगवान का बहुत शुक्रगुजार अदा करता हूँ कि उसने पहली बार में ही अपनी मेहनत से मुकाम हासिल कर लिया। बहुत बहुत बधाई सर उनके लिए भी। पर सर एक सवाल और आता है सर कि जैसा आपने बताया कि आपने बहुत उनका मार्गदर्शन किया और फिर उन्होंने आपकी ही वजह से और अपने कठोर परिश्रम के कारण इस सफलता को हासिल किया। पर सर बहुत से परिवार ऐसे भी होते हैं मिडिल क्लास की जिनको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, उनके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है कि जो सिलेक्टेड रहा हो या कभी जिस एग्जाम की तैयारी की हो, तो सर आप उन व्यक्तियों के लिए कैसे मार्गदर्शन देना चाहेंगे सर? देखिए, ये बात सही है कि हर जगह मार्गदर्शन घर में उपलब्ध नहीं होता है, परंतु मार्गदर्शन देने वाले बहुत सारे लोग उपलब्ध हैं। मैं ऐसे बच्चों को जो कि पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं जैसे आज इस पद पर रहने के बाद भी जब मैं पुलिस अधीक्षक हुआ करता था तो मैंने एक सिस्टम बना रखा था कि जहां भी मैं एसपी हुआ करता था वहां के जो 10th और 12th के 15 बच्चे होते थे पूरे जिले के, उनको मैं बुलाता था कंट्रोल रूम में और उनको बुलाने के बाद उनसे चर्चा किया था वो क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, और मैं उनको मार्गदर्शन दिया करता था। आज के बच्चे मेरे पास बहुत सारे आते हैं जिनको कि मैं लगातार ये बताता रहता हूँ कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे हमको निकलना है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे इन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज जो बच्चे अभी एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए मैं ये तैयारी कर रहे हैं या उनके मन में सपना है कि हमको आगे बढ़ के कुछ प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो मैं उनको सबसे पहले कहना चाहूंगा कि वो अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत रखें। यह सोचें कि ये जितनी बड़ी हम पोस्ट के लिए जा रहे हैं उतने रूप से हमको इसको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। दूसरा नंबर, वो अपने मन में विचार रखें कि कई लोग सोचते हैं कि पोस्ट बहुत कम निकली है, कि अगर एक पोस्ट भी निकली है
तो एक व्यक्ति सिलेक्ट तो होगा, तो वो व्यक्ति मैं क्यों नहीं हो सकता? आप हमेशा मन में ये चीज, भले 1 लाख लोग बैठ रहे हैं, परंतु पीएससी या यूपीएससी ने एक ही पोस्ट एडवर्टाइजमेंट की है, तो वो पहला व्यक्ति जो सिलेक्ट होगा वो मैं हूंगा। ये चीज आप अपने मन में रखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा, टॉपिक वाइज, जैसा मैंने बताया, जैसे मैंने बेटे को बताया था, मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि टॉपिक वाइज खुद के नोट्स बनाएं, बुक्स, रीडिंग मटेरियल और इंटरनेट का सहारा लें, नोट्स बनाएं। आप नोट्स बना के खुद पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि नोट्स अच्छे हैं कि खराब बने हैं। आप 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, मॉडिफाई करिए उसको और उसको फाइनली उसको अपना एक स्टेप दीजिए जिससे आपको तैयारी करना है। तीसरा पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा कि हम बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ पीएससी के, जो मेरे पास भी आते हैं, सर हम प्रीलिम्स एग्जाम कैसे निकलेंगे? ये दिमाग से आप थॉट्स निकाल दीजिए कि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। आप ये सोचिए हमको मेंस की तैयारी करना है, प्रीलिम्स तो मेरा निकल ही जाएगा। सिलेबस मेंस का रखिए सामने, तैयारी उसकी कीजिए और पहले दिन से सोचिए कि जब मैं मेंस में अपीयर होऊंगा तो मैं कैसे लिखूंगा। आप मेंस को रख के तैयारी करेंगे, प्रीलिम्स की तैयारी अपने आप हो जाएगी। अगला पॉइंट आप देखेंगे कि जब बहुत सारे लोग एग्जाम में बैठते हैं, सभी लोग जो कि मेंस में एग्जाम देने जाते हैं, 2-4-5 लाख होते हैं, वो लगभग आप ही के आईक्यू के होते हैं, आप ही जैसे प्रतिभाशाली होते हैं, आप ही जैसे मेहनत करके आते हैं। तो हम अपना उत्तर कैसे लिखें जिससे कि हमारा जो एग्जामिनर है वो मुझे ज्यादा नंबर दे? तो आपको प्रभावशाली ढंग से आंसर लिखना सीखना होगा। आंसर्स के साथ में आपको ऐसी बात लिखनी होगी जो कि दूसरे बच्चे नहीं लिखेंगे। उसके लिए आपको इंटरनेट से चीजों से निकालना पड़ेगा, आपको कोर्स का उपयोग करना पड़ेगा। आप ऐसी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जो अन्य बच्चों के पास नहीं होगी, वो आपको लिखना पड़ेगा जिससे कि आपको दूसरे बच्चों से ज्यादा नंबर मिले। फिर पिछले साल के पेपर सॉल्व करने की सलाह इसलिए दी जाती है कि आपको पेपर्स कैसे आते हैं पता होगा। बहुत सारा सिलेबस पीएससी का चेंज होता जाता है। आप पहले देखें कि अभी जो सिलेबस है, अगर वो 10 साल पहले वो भी टॉपिक थे तो उन क्वेश्चंस के आंसर आप लिख के देखें, लिख लिख के प्रैक्टिस करें। हर चीज को मैं बार बार आपको फोकस करता हूं कि हर चीज को लिख के प्रैक्टिस करिए। 3 घंटे में लिख के प्रैक्टिस करेंगे यदि आप, तो आपका कॉन्फिडेंस निश्चित रूप से बढ़ेगा। अगर आपको कोई ऐसा मार्गदर्शक आपके पास उपलब्ध है तो उसको आप कॉपी दिखा के बोलिए मेरा कॉपी जांच लीजिए, नहीं है आपके पास कोई दोस्त है, एक दूसरे की कॉपी जांच के देखिए, नहीं है तो खुद ही जांच के देखिए। उसके बाद में मैंने जो लिखा था, अगर मैं एग्जामिनर होता तो उसको मैं कितने नंबर देता। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी गलतियों को एनालाइज कर सकेंगे। दूसरा, पेशेंस हमेशा बनाए रखिए। पेशेंस हमेशा बनाए रखिए। अगर सफलता पहली बार में नहीं मिली है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सफलता कभी नहीं मिलेगी। अपनी कमियों को एनालाइज करिए। और जैसे बहुत पुराना कोर्स है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है, इसको ध्यान रखिए। और जो हो गया, नहीं सिलेक्ट होते हैं आप भूल जाइए, नए सिरे से आगे बढ़िए, तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से आप इसमें सफल होंगे। अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको कोई नहीं रोक सकता। आप लिस्ट देखेंगे पीएससी की पिछले कई सालों की, आप अधिकारियों को काम करते देखेंगे, आप पिछले 5 साल की, 10 साल की पीएससी की लिस्ट देख लें, डीएसपी से टैक्स ऑफिसर, एसआई ऑफिसर की, आप मिलेंगे तो आपको लगेगा कि वो सारे बच्चे वो हैं जो आपके जैसे हैं, आपके जैसे बैकग्राउंड से आए हैं। कोई उसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े बैकग्राउंड से आया हो बन गया हो। तो 90% बच्चे जो हैं आपके ही बैकग्राउंड से आते हैं। बस जो मैं कहता हूं, कई लोगों ने कहा है कि सपने देखिए खुली आंखों से और उन्हें पूरा करने में जुट जाइए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जो एक मूल मंत्र दिया है कि अगर आपको पहली बार में सफलता नहीं मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि असफलता है, आप फिर प्रयास करिए। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। और सर बहुत सारे एस्पिरेंट्स का एक सपना होता है कि हम डीएसपी बनने के बाद नरहुना एकेडमी में ट्रेनिंग करें, हैदराबाद एकेडमी जाएं। सर आप तो दोनों जगह जा चुके हैं सर, तो सर आप थोड़ा सा हैदराबाद ट्रेनिंग का आप अनुभव शेयर करिए सर हमारे व्यूअर्स के साथ। सर कैसा रहता है वहाँ पे, क्या स्केड्यूल रहता है? पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है और प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रेनिंग में काफी अंतर होता है। प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रेनिंग जो नरहुना एकेडमी में होती है या मसूरी एकेडमी में होती है, वो पीटी और योगा के बाद क्लासेस चलती है। पुलिस की ट्रेनिंग जो है वो पूरी फिजिकल ट्रेनिंग है, चाहे वो हैदराबाद में हो, चाहे सागर में हो, चाहे भौरी एकेडमी में हो। हमारा दिन सुबह 4:30-5 बजे शुरू हो जाता है। हमको फिजिकल इंड्योरेंस पे बहुत जोर दिया जाता है। हमको मानसिक मजबूती के साथ साथ शारीरिक मजबूती पर भी हमारा ध्यान दिया जाता है। पीटी, योगा, माउंटेनियरिंग, ड्रिल, राइफल एक्सरसाइजेस, रनिंग, क्रॉस कंट्री,
इस सारी प्रकार की ट्रेनिंग्स हमको करनी पड़ती हैं। हमारा दिन जो सुबह 5 बजे शुरू होता है वो रात को 9 बजे खत्म होता है स्पोर्ट्स के पीरियड के बाद। और पुलिस में आने के पहले जो पुलिस में आना सोचते हैं उससे ये रखें कि हमको टफ ट्रेनिंग पे जाना है, हमको मजबूत रहना है। हमको शुरू जब ट्रेनिंग में हम जाते हैं तो बड़ा डर लगता है कहाँ आ गए, बड़ी घबराहट लगती है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत सही आपने सर अपना अनुभव शेयर किया, ये हमारे व्यूअर्स के लिए और मार्गदर्शन का काम करेगा। पर सर ट्रेनिंग में जब हम जाते हैं, कई बार हमने एक बहुत सारे पुलिस वालों के साथ ही अब सुना है कि जो लोग जल्दी सफलता ले लेते हैं, जैसे कि हमारे एक सचिन तेंदुलकर सर थे जो कि काफी आज के टाइम पे बहुत ही हर लोगों के लिए मोटिवेशन है वो। और अभी जो एक यंगेस्ट आईपीएस सिलेक्ट हुए हैं सफीन हसन जी, जो 21-22 साल की उम्र में हो गए हैं। तो ऐसे अनुभवी लोगों का कहना होता है कि ये जो किताबी ज्ञान होता है ये अनुभव से बड़ा नहीं होता है। तो सर आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं सर, कि जो यंगेस्ट आईपीएस सिलेक्ट होते हैं क्या वो उस लाइक उनका अनुभव नहीं होता है? देखिए, किताबी ज्ञान और अनुभव दोनों का मिश्रण ही आपको सफल अधिकारी बनाता है। जब हम 20-21 साल की एज में या 22 साल की एज में हम किसी सर्विस में आ जाते हैं, भले हम आईएएस बने, आईपीएस बने, डिप्टी कलेक्टर बने, डीएसपी बने, तो निश्चित रूप से हम एकदम से पारंगत नहीं हो जाते किसी चीज में। परंतु हम नई चीज पढ़ के आते हैं, हमारे दिमाग में नई सोच होती है, हमारे दिमाग में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति होती है। उसके साथ हमको अपने अनुभवी अधिकारियों के साथ हम ट्रेनिंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में हमारी 1 साल ट्रेनिंग होती है, तो हमको काफी कुछ सीखने मिलता है। तो ना केवल किताबी ज्ञान कुछ कर सकता है, ना केवल अनुभव कुछ कर सकता है। हमको किताबी ज्ञान, नई सोच, नई ऊर्जा और अनुभव जब हम इनका मिश्रण करेंगे तो हम निश्चित रूप से सफल अधिकारी बनेंगे। और कोई भी अधिकारी सफल ऐसा नहीं होता कि आप सोचते कि आज हम भर्ती हुए, आज सफल अधिकारी बन गए। सफल अधिकारी बनने में समय लगता है। सोना जो होता है ढलते ढलते सोना बनता है, एक दिन में सोना नहीं बन जाता। बहुत सही बात कही है सर आपने, ये कि ढलते ढलते ही सोना बनता है। अनुभव और किताबी ज्ञान दोनों ही इस चीज की सफलता की कुंजी होती है। सर एक क्वेश्चन था, मतलब ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन था कि काफी टाइम से हमने सर सरकार में सुना हुआ है कि कमिश्नरी लागू होगी, भोपाल में होगी, इंदौर में होगी। तो सर ये कमिश्नरी और पुलिसिंग मतलब किस तरीके से दोनों अलग होते हैं सर? पुलिस कमिश्नर सिस्टम भी एक पुलिस के की वर्किंग का एक भाग है, अलग नहीं है इसमें कुछ। जी अच्छा। और सर बहुत बार न्यूज में आता है कि कभी आईपीएस की आईएएस से हमेशा तकरार होती रहती है। तो सर इन तकरार की मुख्य वजह क्या होती है, किन कारणों से होता है कभी ये? देखिए, टकराव जैसी कोई बात तो होनी नहीं चाहिए। जी। हम आईएएस हो या आईपीएस हो, कलेक्टर हो या एसपी हो, एसडीएम हो या एसडीओपी हो, सबका काम होता है आम जनता की सेवा करना। जी। हमको अगर मिलके अगर हम काम करेंगे निश्चित रूप से हम आम जनता की अच्छे सेवा कर सकेंगे। जी। बहुत कम लेवल होगा, मैंने अपनी इतनी नौकरी में देखा है कि बहुत छोटे से परसेंटेज होता है तो नेग्लिजिबल है जिसमें कि आपस में टकराव होते हैं, और वो टकराव का कारण होता है पर्सनल ईगो। अगर आप अपना पर्सनल ईगो नहीं रखेंगे, ये सोचेंगे कि हम जिस जिले में एसपी या कलेक्टर हैं या किसी सब डिवीजन में एसडीएम या एसडीओपी हैं, हमको जितने समय रहना है, हमको आम जनता की भलाई के लिए काम करना है, तो निश्चित रूप से आपका कभी टकराव नहीं होगा। हमको ईगो छोड़ने पड़ेंगे अपने, और जिस काम के लिए हमको शासन ने भर्ती किया है, जब वो काम करेंगे तो कभी भी ईगो नहीं होंगे। मैं 4-5 जिलों में एसपी रहा हूँ, मेरा कभी भी किसी भी कलेक्टर के साथ कभी कोई विवाद नहीं हुआ। मैं बड़े शहरों में मैंने जो भी सिर्फ सीएसपी सिर्फ की है, कभी भी किसी भी एसडीएम के साथ विवाद नहीं हुआ। इवन एक जिले में तो हमें और कलेक्टर साहब जब मिलकर काम ऐसा काम था कि उस जिले में आज भी हमको जय और वीरू जोड़ी के नाम से जाना जाता है। लगता है कि सर ये कलेक्टर एसपी और जय वीरू जोड़ी और पत्रकार लिखा करते थे अखबारों में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो क्या होता है कि एक वैसे मैंने आपको कहा अंकुर जी कि ये नेग्लिजिबल होता है। 1-2% जो केस होते हैं वो हाईलाइट बहुत ज्यादा होते हैं, और हाईलाइट होने से हमको लगता है कि टकराव है। 90% कहीं टकराव जैसी कोई बात नहीं है, सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं। सर बहुत बार ये देखा गया है कि पुलिस की छवि बहुत खराब होती है जनता की नजर में, जो कि आपने बताया था कि पुलिस इतने सारे काम करती है। आपके द्वारा भी इतनी बड़ी मुहिम निकाली गई है कि खुद पुलिस जनता के पास जाती थी, फिर भी सर जनता के सामने पुलिस की छवि खराब क्यों बनी हुई है सर? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं अंकुल जी। एक तो हमारा कानून जो बना हुआ है, ये बहुत पहले का कानून बना है। वो कानून जो है एक उस समय बना था जब हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था। दूसरा, उसकी छवि जो लोगों के दिमाग में बनती है, जो मैंने एनालिसिस किया, मैंने खुद सोचा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये लगता है कि हम बच्चे रहते हैं, छोटे से बच्चे रहते हैं, हमको सबसे ज्यादा, आपने देखा होगा, आप भी बचपन आपका गुजरा होगा,
आपको भी जब आप छोटे बच्चे 3-4 साल के होंगे तो आपको यूनिफॉर्म का बहुत क्रेज रहा होगा। अब मिलिट्री की ड्रेस, पुलिस की ड्रेस पहनते हैं, हम गन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमको लगता है हम बड़े होकर पुलिस बनेंगे, आर्मी बनेंगे। तो बच्चा जब छोटा रहता है 2-3 साल का, तो उसके दिमाग में बात रहती है कि मुझे पुलिस बनना है, आर्मी बनना है। फिर क्या होता है, कभी हम बड़े होते हैं, हम बाजार जाते हैं अपने माता पिता के साथ में। अब हमारा दिमाग, बच्चा है, आइसक्रीम खाने को आ गया, या आ गया कि हमको बैलून्स खरीदने हैं, या हमको कुछ टॉयज खरीदने हैं। मैं जिद करने लगा, बच्चा था, कि अपने माँ बाप के साथ में। अब माता पिता को वो चीज नहीं दिलवानी है, समझ में नहीं आता। उनको दूर खड़ा कोई पुलिस वाला दिखता है ना, उसकी तरफ माता जी, मम्मी बोलती हैं कि बेटा पुलिस वाला पकड़ के ले जाएगा। बच्चा सोचता है कि अगर ये खाकी वर्दी वाला नहीं होता तो शायद मुझे आइसक्रीम मिल गई होती, बैलून मिल गया होता। उसके दिमाग में बचपन से चीज बैठ जाती है कि जो खाकी वर्दी है, मेरे गुब्बारे, बैलून, आइसक्रीम सब खा सकती है, ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है। धीरे धीरे हम बड़े होते हैं तो हम फिल्में देखते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। फिल्में और टीवी जो होती हैं वो पुलिस का पॉजिटिव पक्ष बहुत कम दिखाती है। या तो हमको दबंग पुलिस वाला दिखता है, दबंग पिक्चर, या हमको सिंघम देवपाल पुलिस वाला दिखता है। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस ना दबंग होती है, ना सिंघम होती है, पुलिस केवल पुलिस होती है। तो हम और कुछ हमारे लोग ऐसे काम कर देते हैं। मीडिया हमेशा पुलिस के खिलाफ लगभग निगेटिव न्यूज छपती है। मैंने कई पत्रकार कर्मियों से बात की कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं। उनका कहना है कि जो बिकेगा वही हम छपेगा। आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने अच्छे काम कर दिए, वो कोई न्यूज नहीं है। परंतु आपने देखा होगा, यदि एक पुलिस वाला किसी को थप्पड़ मार देता है, या एक शराब पी कोई सड़क पर नाश्ता दिख जाता है, एक पुलिस वालों में से कोई है, दिन भर मीडिया उसको दिखाता रहता है। आम जनता सोचती है बगल में रहने वाली, सब पुलिस ऐसे ही होती होगी। वो चूंकि पुलिस के इंटरेक्शन में नहीं आती है, तो पुलिस की छवि अपने आप निगेटिव बनाती है। हो सकता है कि हम जब, आप भी जब पढ़ते होंगे, मैं बहुत छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जब पढ़ते थे, क्योंकि आप तो पुलिस परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आप पुलिस को जानते थे। आपके जो मित्र पुलिस परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं, कभी उनने कहा कि भाई आप सागर में रहते हैं, आपने कहा चलिए हम सिविल लाइंस घुमाते हैं, मकरोनिया चले जाते हैं, कभी ऐसा विचार आया किसी के मन में, स्टूडेंट के, आज बहुत बोले तो थाने तक घुमाते हैं जाके? नहीं सर, कभी ऐसा कोई विचार नहीं सुना सर। तो नहीं आया। डर हमको बनता ऐसे ही है। हम किसी पुलिस वाले को चौराहे पर देखते हैं, बड़ी बड़ी मूछें होती हैं उसकी, हमको लगता है कि बहुत ही खतरनाक आदमी होगा। हो सकता है हम उससे बात करने बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन नहीं होता है एक दूसरे से, तो पुलिस की छवि नकारात्मक हमारे दिमाग में बनती जाती है, जो हम या तो बचपन से बनाते हैं, या मीडिया से बनाते हैं, या फिल्मों से बनाते हैं। जो मैंने आपको बताया, हमारा आपकी पुलिस आपके पास जो कार्यक्रम था, उसमें हम पुलिस जब जनता को नजदीक लेके आए, जब मैंने एसपी बच्चों को बुला के बात की, उनको लगा कि ऐसा हो सकता है क्या कि एसपी साहब भी किसी को बुला सकते हैं, टीआई साहब भी गांव में आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से जब हम एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो पुलिस की छवि हमको बदलने में मदद मिलेगी। दूसरा सा एक और कारण मैं आपको बता दूं कि पुलिस, आज मान लीजिए आज गर्मी आने वाली है, आपके मोहल्ले में पानी की समस्या है, आपकी शिकायत किससे है? नगर निगम से आपकी शिकायत है। आप लोग मटके वटके लेके सब पहुंच गए वहां पे, और मटके वटके फोड़ दिए नगर निगम के सामने, कुछ कर दिए। निश्चित रूप से गर्मी में पानी मिलना चाहिए, बात सही है। अब पुलिस का काम क्या है? सड़क चलती रहेगी। अभी तक पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन जब मटके वटके फोड़ के आप वहां बैठ गए, नारेबाजी करने लगे, हमारा काम आगे सड़क चलती रहे। और जैसे ही हमने सड़क से हटाया आपको, आप नगर निगम तो भूल गए, और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। आपको लगता है पुलिस ने बड़ा पानी छुड़ा लिया। तो हमारा काम थोड़ा सा नकारात्मक इसलिए लगता है लोगों को कि हमको कानून व्यवस्था का पालन कराना है। आपकी जुर्माने समस्या है, पर हमको भी एक कानून के दायरे में काम कराना है। तो जनता सोचती है कि साहब पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, पुलिस ने पीट दिया, और इस प्रकार से इसको हाईलाइट मिलता है, और निगेटिविटी इस प्रकार से बनती जाती है। हम जितना पुलिस के पास आएंगे, पुलिस से बात करेंगे, पुलिस कर्मियों के साथ आप इंटरेक्शन करेंगे, निश्चित रूप से आपको लगेगा कि पुलिस अच्छी है, दोस्त है, और हमारी मदद कर सकती है। कोरोना काल में लोगों ने देखा, आज कोरोना में लोग पुलिस का मानवीय चेहरा भी देख रहे हैं। अगर 2% पुलिस वाले कुछ गलती करते हैं, तो वो 100% पुलिस वाले नहीं होते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पुलिस वाले बहुत अच्छे होते हैं। कभी आप उनके नजदीक जाके देखिए। जी बिल्कुल, सर ने जो बताया कि पुलिस के बहुत सारे सकारात्मक पहलू होते हैं। हमारा जो इंटरेक्शन नहीं है पुलिस के साथ, जो पुरानी धारणाएं चलती आ रही हैं कि मूंछ वाले हैं वो कड़क होंगे, है ना,
तो ये गलत चीज है, हमें इंटरेक्शन करना चाहिए। और रिसेंटली अभी हम कोविड टाइम पीरियड पर ये चीज देख ही रहे हैं कि पुलिस के द्वारा कितने मानवीय कार्य किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सर ये बात आपने। तो हमें और कलेक्टर साहब जब मिलकर काम ऐसा ऐसा काम था कि उस जिले में आज भी हमको जय और वीरू जोड़ी के नाम से जाना जाता है। लगता है कि सर ये कलेक्टर, एसपी और जय वीरू जोड़ी और पत्रकार लिखा करते थे अखबारों में जी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो क्या होता है कि एक, वैसे मैंने आपको कहा अंकुर जी कि ये नेग्लिजिबल होता है, 1-2% जो केस होते हैं वो हाईलाइट बहुत ज्यादा होते हैं, और हाईलाइट होने से हमको लगता है कि टकराव है। 90% कहीं टकराव जैसी कोई बात नहीं है, सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं। सर जैसा आपने बताया बहुत सारे जिलों में आप पोस्टेड रहे हैं एसपी के तौर पर, और जैसा अभी आपने ये अपना एक इंसिडेंस भी शेयर किया जय वीरू वाला, तो सर ऐसा कभी लाइफ में कोई मौका आया होगा कि जब आपको अपनी वर्दी पर गर्व हुआ होगा कि हाँ मैंने पुलिस में रहते हुए एक ये काम किया, तो ऐसा सर कोई अनुभव शेयर करेंगे कि जिस टाइम आपको प्राउड फील हुआ हो पुलिस में होने का? ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं अंकुर जी, इतनी लंबी मेरी नौकरी हो गई है, तो अगर कभी ऐसे अनुभव अगर हम लिखने बैठेंगे तो पूरी किताब लिख सकते हैं उसके ऊपर। परंतु कुछ छोटे छोटे अनुभव होते हैं जो हमको हमेशा याद रहते हैं। मैं अपनी बिल्कुल शुरुआती नौकरी की एक बात जरूर शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे मैं कभी नहीं भूलता हूँ। एक क्षेत्र में एसडीओपी का मेरा पहला चार्ज था और एक क्षेत्र में डकैती पड़ गई थी। मैं वहां गया, हम लोग सर्चिंग की, रात भर सर्चिंग की, दिन में भी सर्चिंग कर रहे थे। सर्चिंग करते करते मैं एक झोपड़ी में पहुंचा जहां मैंने देखा कि एक 70 साल के वृद्ध और वृद्धा बैठे थे और पानी पी रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा तो पता लगा कि साहब उनके पास खाने को नहीं है और पिछले 3 दिनों से केवल पानी पी रहे हैं। मैं तत्काल जैसे ही लौट के आया, मैंने अपने एसडीएम को बताया और हमने एक स्पेशल मेडिकल टीम भेजी, उनके लिए तत्काल खाने की व्यवस्था कराई, उनका इलाज कराया और उनको वृद्धावस्था पेंशन का केस स्वीकृत कराया। तो इससे मुझे लगा कि नहीं, ये तो एक ऐसी चीज थी जो आज मैं पुलिस की वर्दी के कारण वहां तक पहुंच सका, लोगों को कर सका। मैं जिस जिले में भी एसपी रहा हूँ मैंने वहां हर जगह एक स्कीम शुरू की थी, आपकी पुलिस आपके पास। मेरा ये लगभग अनुभव था कि पुलिस जो है बिना किसी काम के कहीं गाँव में जाती नहीं है। कई लोग हमारे थाना प्रभारी को नहीं पहचानते थे, कई लोग पुलिस को जानते भी नहीं थे। तो मैंने एक में अभियान चाहता था लगभग 20-25 दिनों में कि थाना प्रभारी जो है वो हर गांव में पहुंचेगा अपने इलाके के और वहां जाके पूछेगा कि आपकी समस्या क्या है। आप विश्वास नहीं करेंगे। और चूंकि उसको फॉलोअप में ऐसा करता था कि मैं एक दिन पहले लिस्ट लेता था पूरे कौन टीआई कहाँ जाएगा और मैं सडनली किसी न किसी बिना बताए पहुंच जाता था। तो मैंने देखा कि जनता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पुलिस उनके पास आके पूछे कि आपकी समस्या क्या है। वो सोचते हैं कि हम तो थाने जाते हैं समस्या लेके, पुलिस पहली बार पूछ रही है आके। इससे मुझे, और दूसरा मैंने सारे लोगों को अपने मोबाइल नंबर्स, थाने के मोबाइल नंबर्स दे दिए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे पास खाद, पानी, बिजली, इनकी समस्याएं आती थी वहां पे कि साहब ये समस्या है, बिजली नहीं आती, खाद वितरण नहीं हो रहा है, गेहूं वितरण नहीं हो रहा है। हम लोगों ने ये नहीं कहा उनको कि हम पुलिस से वाला काम नहीं करेंगे। तत्काल हमारा थाना प्रभारी या मैं जो भी वहां अधिकारी रहता था वही से संबंधित विभाग को फोन लगा के उनकी समस्याओं को दूर कराने का प्रयास करता है। मेरे इस कदम से जब तक मैं जिले में रहा तो मुझे इस संतुष्टि मिली कि पुलिस जो है वो पब्लिक के बाकी काम कर सकती है और पब्लिक का भी पुलिस से जुड़ाव महसूस किया गया। कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने कई पेपरों में पढ़ा होगा, मेरे साथ एक बार हुआ था कि सांप्रदायिक दंगों के समय में किसी घर में कर्फ्यू लगा हुआ है 4 दिन से, किसी को प्रसव पीड़ा हो रही है, महिला को अस्पताल पहुंचाना है, कोई नहीं है, कोई सुनता उस समय, तो पुलिस को याद करते थे। हमने उनको बुलाया, उनके लिए व्यवस्थाएं की। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा हम लोगों ने दूध, पानी, हर प्रकार से जो संभव हुआ वो लोगों को किया। तो छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर हम स्पॉट पर जाके प्रैक्टिकल काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम जनता जुड़ सकेंगे। जैसे अभी वीवीआईपी ड्यूटी होती है, सारे ट्रैफिक बंद थे, प्रधानमंत्री की विजिट होनी थी, कोई सारा ट्रैफिक रोक दिया गया था, पीएम की गाड़ी एयरपोर्ट से रवाना हो चुकी थी, तभी अचानक सूचना मिली कि कोई एम्बुलेंस आके रुक गई है। अब उस समय आपको पूछना नहीं पड़ता, मैं तत्काल डिसीजन लिया है एसपी, चलिए भाई अब निकल जाने दीजिए। तो लगता है कि नहीं, पुलिस की वर्दी थी इसलिए लोग हमारे पास आए। कई लोग ये कहते हैं कि जब पुलिस वालों के पास लोग केवल मदद मांगने आते हैं और उनसे कोई जुड़ना नहीं चाहता। मैं सोचता हूं कि जब आदमी सोचता है कि उसके पास कोई नहीं है तब वो पुलिस के पास जाता है। एक मैं आपको एक और वाकया शेयर करना चाहूंगा। एक जगह में मेरा ये था, जब मैं सीएसपी होता था, कि हर दिन किसी ना किसी मोहल्ले में लोगों की मीटिंग लिया करता था। एक दिन मैं किसी मोहल्ले में मीटिंग कर रहा था, काफी बड़े बड़े लोग वहां रहते थे, तो मेरे एसपी मेरे साथ में थे। तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि साहब हमको पुलिस की आवश्यकता नहीं है, पुलिस कोई काम नहीं करती, पुलिस कोई गश्त नहीं करती, पुलिस कुछ नहीं करती है।
मैं उनकी बात सुनता रहा। अल्टीमेटली जब मेरा बोलने का नंबर आया तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी सारी बात से सहमत हूँ, पुलिस कोई काम नहीं करती, पुलिस बिल्कुल निकम्मी है, पुलिस कुछ भी नहीं करती है। तो फिर आप ही बताइए कि जब आपके घर में चोरी हो जाती है या आपके घर में किसी को छेड़ देता है, आप ऐसी निकम्मी व्यवस्था के पास क्यों जाते हैं? नहीं आना चाहिए आपको। इसका मतलब ये है कि आपके दिल के किसी ना किसी कोने में ये है कि जब कोई नहीं है मेरे साथ में तो फिर पुलिस ही मेरी मदद करे। उन्होंने अपनी गलती महसूस की। मैंने उनसे कहा कि हमारा सिपाही घूमता, कभी आपने पूछा आपका नाम क्या है? कभी आपने उससे बात करने की कोशिश की? कभी आपने उसको पानी का पूछा? अगर उससे आपकी आई कांटेक्ट हो जाएगा, वो आपको नाम से जानेगा, निश्चित रूप से आपकी पूरी मदद करेगा। उसको भी इंसान समझिए, पुलिस वर्दी के अंदर पुलिस भी इंसान है। बिल्कुल सही बात की सर। ऐसा बहुत कम सुनने के लिए मिलता है कि पुलिस ही आपके पास जाए और आपसे पूछे कि आपको क्या समझता है, क्या समस्या है। सर आजकल का हमने एक ट्रेंड देखा हुआ है कि जो यंगस्टर हैं और जो बिल्कुल 21 से 25 साल तक की एज के बच्चे रहते हैं या जो अभ्यर्थी रहते हैं, तो सर उनमें एक वर्दी पहनने को वो एक रुतबा समझते हैं सर, कि अगर हम वर्दी पहनेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक वर्दी वाले गुंडे बन सकते हैं या वर्दी पहन के हम कुछ और भी अनैतिक कार्य कर सकते हैं। तो सर आजकल की यंगस्टर की ऐसी सोच क्यों हो रही है सर वर्दी को लेकर, एक रुतबे वाली सोच? आपका कहना बिल्कुल सही है अंकुर जी। मैंने भी लगभग ये चीज को कहीं कहीं महसूस किया है जो आप बोल रहे हैं। जब मैं सागर में पोस्टेड था और जो भी अधिकारी ट्रेनिंग के लिए आते थे उनको मैं यही क्वेश्चन बोलता था कि हम जब आम इंसान रहते हैं, हम किसी से बात नहीं करते, हम किसी से डरते नहीं हैं, डरते हैं लोगों से बात करने में हमको भय आता है, लेकिन जैसे ही हम वर्दी पहनते हैं हमारे अंदर पता नहीं कौन सी आत्मा आ जाती है कि हम लोगों पे रुतबा गांठने लगते हैं। मैंने उनको बताया कि वर्दी जो है ये रुतबा गांठने के लिए नहीं है, ये रोब दिखाने के लिए नहीं है कि हम लोगों पर अत्याचार कर सकें। इस वर्दी की सही कीमत तब है जब हम इससे आम जनता को जोड़ सकें, आम जनता इस वर्दी के पास आके ये महसूस कर सके कि हम सुरक्षित हैं, तब हमको वर्दी पहनने का मजा आएगा। ये तो बहुत क्षणिक आपको लगता है कि हमने वर्दी पहने किसी को डांट दिया, चार झापड़ मार दिए, पर आपका कहना सही है। ये लगभग कुछ परसेंट लोगों में ये चीज मैंने भी देखी है और समझाने की कोशिश की है। और मैं अभी फिर भी लोगों को बोलता हूँ कि आप इस वर्दी का उपयोग लोगों को रौब जमाने में, अत्याचार करने में मत करिए। इस वर्दी जो आपको मिली है इसका उपयोग आप लोगों को फायदा पहुंचाने में, आम जनता के हित में। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर मेरा एक और पर्सनल क्वेश्चन था कि ये मैं भी पुलिस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ सर, और बहुत सारे पुलिस परिवार के जितने भी सदस्य उनका एक क्वेश्चन रहता है सर, मतलब सरकार से भी रहता है, अपने अधिकारियों से भी रहता है कि हम भी वही काम करते हैं, शहर के अंदर रहकर करते हैं और वही काम आर्मी वाले बॉर्डर पर रहकर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उन जैसा ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया जाता सर? हम भी शहीद होते हैं, हम भी बालाघाट नक्सली एरिया में जाते हैं, है ना, तो हमारे लिए आर्मी जैसा ट्रीट क्यों नहीं? ना सैलरी को लेकर और बहुत सारी चीजों को लेकर ये डिफरेंसेस क्यों होते हैं सर? देखिए, पुलिस और आर्मी के काम में बहुत अंतर है जी। हम उसको एट पार नहीं मान सकते। हम अंदर रह के आंतरिक सुरक्षा का कार्य करते हैं। आर्मी बॉर्डर पे खड़े होके बाहर सुरक्षा का काम करती है और दुश्मनों को अंदर आने से रोकती है। लेकिन जहां तक आपका कहना कि हमको बराबर का सम्मान क्यों नहीं मिलता, आज ये चीज खत्म हो चुकी है। आज नक्सलाइट्स एरिया में या एडी एरिया में जो भी लोग हमारे पुलिसकर्मी शहीद होते हैं उनको लगभग वही राशि मिलती है जो कि हम एक मिलिट्री वालों को देते हैं। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि सेना की नौकरी की परिस्थितियां जो होती हैं वो बहुत कठिन होती हैं। वो सियाचिन पे भी नौकरी करते हैं, वो चीन चाइना के बॉर्डर पर भी नौकरी करते हैं, परिवार से महीनों महीनों दूर रहते हैं और बहुत एडवर्स परिस्थितियों में वो लोग काम करते हैं। उतनी एडवर्स परिस्थितियों में पुलिस काम नहीं करती है, लेकिन सम्मान जो है पुलिस को भी उतना ही मिलता है जितना सेना को मिलता है, बशर्ते कि हम उस सम्मान का कार्य करें। जी बिल्कुल सर, आपका बहुत कीमती समय आपने हमारे लिए दिया, अनअकैडमी के लिए दिया, हमारे व्यूअर्स के लिए दिया। बस सर एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि जो आज के समय में जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके लिए किस रणनीति पर कार्य करने के लिए बस कहना चाहते हैं? क्या रणनीति वो अपनाएं कि वो प्रथम प्रयास में ही सफलता अर्जित कर लें? नहीं, रणनीति तो मैंने पहली बार बता दी आपको अंकुर जी कि आदमी को मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए जी। वे सोचे कि हम आज एग्जाम में बैठ रहे हैं तो हम पास होने के लिए ही बैठ रहे हैं। एक पोस्ट है अगर, तो निश्चित रूप से एक पोस्ट में मैं ही सिलेक्ट होऊंगा, दूसरा सिलेक्ट नहीं होगा, इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए। दूसरा, टॉपिक वाइज वो नोट्स बनाए, टॉपिक को सामने रखे, इंटरनेट, बुक्स, रीडिंग मटेरियल जो भी उसको मिलता है
उसके हिसाब से उस नोट्स बनाए, उस नोट्स को पढ़ के फिर उसको पढ़े, फिर उसकी कमियां निकाले, फिर ठीक करे, और 2-3 बार में जब रिफाइन करोगे तो आपके अच्छे नोट्स तैयार हो जाए। शुरू से ही वो मेन एग्जाम की तैयारी करे। मेन एग्जाम की तैयारी का मतलब होता है प्रिलिमिनरी की तैयारी अपने आप हो जाना। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, ये सब प्रीलिम कैसे पास करने बता दीजिए, मेंस तो हम बाद में देख लेंगे। ये गलत स्ट्रेटजी है। आप शुरू से मेंस की तैयारी करिए तो निश्चित रूप से ये सोच के बैठे कि प्रीलिम्स तो निकलना ही है। अगर आप मेंस की तैयारी अच्छे से करेंगे तो प्रीलिम्स आप अपने आप निकल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको, नेक्स्ट आंसर में आपको बताना चाहूंगा कि लगभग जो मेंस में बच्चे निकलते हैं 2-3 हजार, वो एक ही IQ के एक ही जैसी मेहनत वाले बच्चे हो। तो एग्जामिनर आपको ही नंबर क्यों दे? एग्जामिनर उसको भी नंबर देगा। तो आपको नंबर तब देगा जब आपका आंसर प्रभावशाली होगा। आपको दूसरों से अलग हटके अपना आंसर लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपके पास मटेरियल होना चाहिए कि आप जो सामने वाला नहीं लिख सकता वो आप लिखिए। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। हर उसके लिए कुछ कोर्स तैयार करिए, इंटरनेट का सहारा लीजिए, ऐसी चीजें लाइए जो दूसरा सोचिए कि दूसरे के पास ये मटेरियल नहीं होगा, मैं ही इसका आंसर तैयार कर सकता हूँ। धैर्य बनाए रखिए। यदि एक बार में सफलता न मिले तो निराश मत होइए, लगातार तैयारी करिए। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। इच्छा शक्ति दृढ़ बनाए रखिए। दूसरा, पहले भी मैंने आपसे कहा था, सपने खुली आंखों से देखिए और उन्हें पूरा करने में जुट जाइए। यही सबसे बड़ी रणनीति है। थैंक यू सो मच सर। आपने जितना भी ज्ञान दिया ये सभी हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा सर। जो आपने रणनीति बताई है सर ने, जरूर उनको आप फॉलो करिए, मेंस पर फोकस करिए, उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली प्री क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारी एक मुलाकात थी एक सफलता के साथ, जिसमें भोपाल शहर के SAF DIG ने खुद अपनी सफलता की कुंजी को शेयर किया है हमारे साथ। तो सर फिर से मैं अनअकैडमी की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं सर कि जो आपने कीमती समय हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू अंकुर जी। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि यदि कोई भी बच्चा जो कभी भी मुझसे मार्गदर्शन लेना चाहे, जब भी मैं कार्यालय में उपलब्ध रहता हूँ, या कभी भी आना चाहे, उससे बात करना चाहे, पढ़ाई के बाद पूछना चाहता है, तो उसका हमेशा स्वागत है। मुझे अच्छा लगेगा आपके बच्चों को मार्गदर्शन देते हुए, उनको कोई बात बताते हुए। और अगर मैं किसी भी बच्चे के काम आ सका और अगर वो किसी पद पे आगे सिलेक्ट हो जाता है, तो शायद मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, उतनी ही खुशी होगी जितना मुझे मेरे बेटे के सिलेक्ट होने पर हुई थी। थैंक यू अनअकैडमी और थैंक यू अंकुर जी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। जरूर मैं अपील करूंगा इस चीज की। थैंक यू सर।